बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है, एक यूनियन है। इस यूनियन को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। 50 स्टेट से मिलकर बना हुआ है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिकी संविधान को क्रिएट किया गया 1787 के अंदर क्रिएट किया गया और इसको लागू किया गया 1789 के अंदर फिलाडेल्फिया कन्वेंशन का मीनिंग होता है सम्मेलन। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन 1789 के अंदर इसको लागू किया गया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अंदर इसको लागू किया गया। क्योंकि इसको लागू इतना लेट किया गया, इसका कारण ये था कि 1775 से लगाकर 83 के बीच में अमेरिका में क्रांति हुई थी। तो इस क्रांति के बाद में जो है अमेरिका के संविधान को लागू किया गया। अब जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, उसमें न्यूयॉर्क है, उसमें शिकागो है, उसमें ह्यूस्टन है और भी जैसे फिलाडेल्फिया है, बहुत सारे राज्य जो है इसके अंदर मिले हुए हैं। ठीक है। अमेरिका का संविधान जो है, इसकी विशेषताओं के बारे में, अमेरिका का संविधान जो है वो विश्व का सबसे छोटा यानी कि बहुत ही शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के अंदर जो है वो 95 आर्टिकल है, लेकिन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 7 आर्टिकल है। जो फ्रांस है, फ्रांस के अंदर 95 आर्टिकल है, लेकिन इसके 2 आर्टिकल को जो है वो प्रिम्बल के अंदर, प्रस्तावना के अंदर ऐड कर लिया गया है, इसलिए अपन 93 भी बोल सकते हैं। जबकि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केवल जो है वो कितने आर्टिकल है बेटा? 7 आर्टिकल है, केवल 7 आर्टिकल है। और इस पूरे संविधान को मात्र जो है वो 30 मिनट के अंदर पूरा पढ़ा जा सकता है। अगर अपन शब्दों की बात करें तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केवल 7000 शब्द है, 7000 शब्द है और केवल 12 जो है प्रश्न या 12 पेपर का यह कॉन्स्टिट्यूशन है। 7 आर्टिकल है, आधे घंटे के अंदर पूरा पढ़ा जा सकता है। बात करें अपन वर्ड्स की तो केवल 7000 जो है इसके वर्ड है, 12 पेपर का है, 12 प्रश्न का ये संविधान है। और इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं, संवैधानिक संशोधन हुए हैं, वो टोटल जो है वो 26 हुए हैं। 26 संवैधानिक संशोधन हुए हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान है यूएसए का, जबकि भारत का संविधान जो है वो संक्षिप्त नहीं है, उसको बनने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगा है। फिर हम बात करते हैं डुअल सिटीजनशिप की, दोहरी नागरिकता की। यूएसए का जो है नागरिक जो है, मान लो अगर वो अलास्का का निवासी है तो उसके पास अलास्का की नागरिकता होगी, मतलब जिस स्टेट में वो निवास करता है उस स्टेट की नागरिकता होगी। इसके अलावा उसके पास यूएसए की नागरिकता होगी, यानी कि उसके पास दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट होता है। जैसे भारत का नागरिक है तो माना जाएगा कि वो भारत का नागरिक है, स्टेट वाइज अलग नागरिकता का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन यूएसए के अंदर मान लो कोई न्यूयॉर्क का निवासी है तो न्यूयॉर्क की भी उसके पास सिटीजनशिप होगी, इसके अलावा यूएसए की भी सिटीजनशिप होगी। इस प्रकार जो है वो दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। भारत की तरह यूएसए में भी फंडामेंटल राइट है, इवन यूएसए से ही फंडामेंटल राइट को जो है वो भारत के अंदर एक्सेप्ट किया गया है। इन मौलिक अधिकारों का इतना अच्छा सिक्वेंसली जो है वो एक्सप्लेन किया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर जापान है ना, जापान है, भारत है, पाकिस्तान है, आयरलैंड के संविधानों में इन मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया है। वहां पर भी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धर्म की स्वतंत्रता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्लोटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, प्रेस की स्वतंत्रता है, इक्वलिटी का अधिकार है, एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है। जो सारे अधिकार हम भारत के मौलिक अधिकारों में पढ़ते हैं, वो सारे जो मौलिक अधिकार यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड किए गए हैं। फिर हम बात करते हैं जनता का संविधान। जनता का संविधान
यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यानी कि वहाँ पर जो संप्रभु शक्ति है, सॉवरेन पावर वहाँ के लोगों के अंदर निवास करती है। लोगों का संविधान है, यानी कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों ने बनाया है, जनता ने बनाया है। जो सारी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की वो जनता के अंदर निहित है। जनता अगर सरकार जो काम कर रही है, अगर वो सही तरीके से जो है वह प्रशासन कार्य नहीं संभाल रही है, तो सरकार का ये राइट्स है, मतलब जनता का ये राइट्स है कि वो सरकार को जो है वह चेंज कर दे। तो एक तरह से जो है वह सॉवरेन पावर जनता के अंदर निवास करती है। जैसे इंडिया में भी यही है कि संप्रभु शक्ति कहाँ है, जनता के अंदर है, लोगों के अंदर है। फिर हम बात करते हैं संघात्मक शासन। संघात्मक शासन यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है। भारत की तरह इसमें भी फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का डिवीजन, सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशियल रिव्यू को भी अपनाया गया है, न्यायिक पुनर्वलोकन को भी अपनाया गया है। सेम एज यूएसए की जुडिशियल रिव्यू को देखकर भारत में भी यही व्यवस्था जो है वह अपनाई गई है। भारत में जो कार्यपालिका होती है, जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है, उसका रियल हेड पीएम को बोला जाता है। लेकिन यूएसए में एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट कार्यपालिका का रियल हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। वहां पर सारी पावर प्रेसिडेंट के पास है। यूएसए की कार्यपालिका शक्ति विश्व की जो है सारी शक्तियों में सर्वाधिक पावरफुल है। कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति के पास जो है वह, राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका शक्ति में सर्वाधिक पावरफुल व्यक्ति है यूएसए के अंदर। ठीक है, तो यूएसए में जो है वह फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है। क्लियर। फिर नेक्स्ट है इसका नियंत्रण एवं संतुलन का सिस्टम, कंट्रोल है ना, कंट्रोल का सिस्टम, कंट्रोल और बैलेंस का सिस्टम। अब कंट्रोल और बैलेंस का मीनिंग ये होता है कि सरकार के 3 पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर होता है और जुडिशियल डिपार्टमेंट होता है। ये 3 पार्ट होते हैं सरकार के। अब इन तीनों अंग जो है वह क्या करते हैं, आपस में कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें तो जो कार्यपालिका शक्ति है उसका रियल हेड होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है, वहाँ की पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं हम कांग्रेस पर नियंत्रण करने का काम करता है प्रेसिडेंट। और एक तरह से जो है वो कांग्रेस की जो विधायी शक्ति होती है, जो लेजिस्लेटिव पावर होता है, कानून बनाने की जो शक्ति होती है, उस पर अंकुश लगाने का काम करता है प्रेसिडेंट। और कांग्रेस जो है वह जो भी कानून बनाएगी तो उस पर जो है वह राष्ट्रपति के सिग्नेचर कंपल्सरी होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को वीटो पावर भी मिला हुआ है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी जो विधेयक जो होता है, आपका बिल होता है, उसको अस्वीकार कर सकता है। और कांग्रेस के पास ये पावर है कि वापस उस विधेयक को, उस बिल को जो है वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वापस एक बार पारित कर दे, मतलब राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे। अब जुडिशियल पावर मतलब जुडिशियल जो होती है, जुडिशियल डिपार्टमेंट होता है, वो इस कांग्रेस पर और इस प्रेसिडेंट पर, कार्यपालिका शक्ति और विधायिका पर, दोनों पर कंट्रोल करने का काम करता है न्यायपालिका, जुडिशियल डिपार्टमेंट का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये तो बेसिक कंसेप्ट था जो आपने हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेनली पढ़ा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, द्विसदनीय व्यवस्था, बाय कैमरल सिस्टम। यूएसए के अंदर पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, यूएसए के अंदर पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, या कांग्रेस जो है वो 2 भागों में बटी हुई होती है। एक को बोलते हैं अपन सीनेट और दूसरे को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कांग्रेस के 2 पार्ट होते हैं। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये एज ए क्या होती है आपकी लोकसभा, और सीनेट जो होता है वह एज ए क्या होता है आपकी राज्यसभा, अपर हाउस होता है, और ये आपका क्या होता है लोअर हाउस होता है। सीनेट के टोटल मेंबर होते हैं 100 और
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर होते हैं टोटल 435। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनके जो है वो मेंबर 2 वर्ष के लिए जो है कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, 2 वर्ष का होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबरों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और सीनेट के जो मेंबर हैं उनका कार्यकाल जो है वो कितना होता है, 6 ईयर का होता है। लेकिन राज्यसभा की तरह ही होता है कि 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में जो है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, सेम एज राज्यसभा की तरह। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, 435 सदस्य तो होते हैं लेकिन इनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होता है, जो यूएसए के अलग अलग राज्यों से चुनकर आते हैं, जैसे अपने लोकसभा के अंदर मेंबर चुनकर आते हैं। पहले सीनेट के अंदर टोटल 13 मेंबर ही आते थे, लेकिन बाद में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। 13 मेंबर थे, यानी कि हर राज्य से आते हैं 2-2 मेंबर। यूएसए के अंदर कितने स्टेट है, 50, तो सीनेट की मेंबर की संख्या कितनी होगी, 100। हर स्टेट में से जो है वो 2-2 मेंबर चुनकर आते हैं। और पहले सीनेट में जब स्टार्ट हुआ था तब इसके मेंबर थे 13, यानी कि सीनेट जो यूएसए था उसके जो स्टेट थे वो कितने थे, 13 थे। तो सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी हुई, 26। स्टार्टिंग में यूएसए के अंदर केवल 13 स्टेट थे, तो सीनेट के सदस्यों की संख्या जो है वो उस समय ओनली 26 थी। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में स्टार्टिंग में जो है वह कितने मेंबर थे, 65 थे, यानी कि एक एक मेंबर जो है वह हर जगह से चुनकर आता है। इसमें जो है वह न्यूयॉर्क से चुनकर आने वाले प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा होती है। 43 मेंबर जो है वह न्यूयॉर्क से चुनकर आते हैं। क्लियर? जैसे अपने लोकसभा में होता है कि मतलब जो भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो प्रतिनिधि की संख्या निकाली जाती है, वैसे ही यूएसए के अंदर पहले ये आंकड़ा ये था कि 30,000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक प्रतिनिधि जो है वह चुना जाएगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे एक एक्ट बना, रीअपॉइंटमेंट एक्ट 1941 का रीअपॉइंटमेंट एक्ट बना। उससे 4,45,000 की पॉपुलेशन पर एक प्रतिनिधि रखा गया और न्यूयॉर्क राज्य से सर्वाधिक प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। 43 प्रतिनिधि अकेले न्यूयॉर्क राज्य से चुनकर आते हैं और बाकी स्टेट से जनसंख्या के आधार पर एक एक प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके जो मेंबर के लिए योग्यताएं क्या होती है, लोकसभा की तरह कि उसकी आयु जो होती है वो 25 ईयर होनी चाहिए, आयु 25 ईयर होनी चाहिए। 7 वर्ष तक जो है वह उस राज्य का नागरिक हो, लेकिन अमेरिका की जो है वह मतलब अमेरिका की जो है वह सिटीजनशिप होना अनिवार्य नहीं है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। क्लियर? 25 एज होनी चाहिए। अलास्का का है मान लो, तो उस राज्य का जो है वह 7 वर्ष तक मतलब 7 वर्ष तक उस राज्य में रह चुका हो, उसकी नागरिकता होनी चाहिए। यूएसए की नागरिकता होना जरूरी नहीं है। क्लियर? ये जरूरी वहां पर नहीं है। जबकि सीनेट में क्या होता है कि जिस राज्य से वो खड़ा हो रहा है उस राज्य में 9 साल तक वो रह चुका हो, ठीक है। उसके अलावा जो है वो अमेरिका की भी सिटीजनशिप होना उसके पास अनिवार्य होती है। क्लियर बच्चों? यहाँ तक अब आपको समझ में आया? अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे।